Hello students and all the viewers, I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. क्लास 11 फिजिक्स का आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये टॉपिक आता है जिसको हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के नाम से जानते हैं। वेव्स एंड साउंड चैप्टर से रिलेट करने वाला ये टॉपिक, और इस चैप्टर के में दो से तीन वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने वेव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। उसके बाद मैंने आपको जो है वो टाइप्स ऑफ वेव्स भी पढ़ाई हुई है कि टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती हैं, जिसमें मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सारी टाइप्स को मैंने एक अलग सेपरेट वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझाया हुआ है। फिर मैंने जो है वो एक और वीडियो अपलोड करी थी जिसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को हमने डिस्कस किया था। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड सो ऑन। ये वेव्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। और आज हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो या आपके यूनिवर्सिटी का जो है वो प्री इंटर टेस्ट हो, तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जिन वेव्स की हम बात कर रहे हैं उन वेव्स का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, साउंड। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स कौन सी होती है। हमें पता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो हमें पता ये चला कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अच्छा, फिर ये बात तो तय हो गई कि हाँ भाई साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होगा, मतलब पार्टिकल्स मस्ट बी देयर। ठीक है, जिसके जरिए, जिसके थ्रू साउंड वेव्स ट्रैवल करके जाती हैं। अच्छा, देन ये बात क्लियर हो गई, मैकेनिकल वेव्स हैं। फिर इनका तरीका क्या होता है, मीडियम से क्रॉस होने का, मीडियम को पास करते हुए जाने का इनका तरीका क्या होता है। फिर ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो भाई मैकेनिकल एक अलग कैटेगरी है जिसमें बताया जाता है कि मीडियम रिक्वायर है या नहीं है। तो हमें पता चला कि साउंड वेव्स को मीडियम रिक्वायर होता है, तो ये मैकेनिकल हो गई, ये बात फिक्स है। अब इनका तरीका ट्रैवल करने का क्या होता है, उससे पता चलता है कि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है और जो वेव्स की डायरेक्शन होती है आगे बढ़ने की, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की ट्रैवल करने की डायरेक्शन ये अगर आपस में सेम डायरेक्शन में अलॉन्ग हो तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और याद रखिएगा साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो पता चला कि साउंड वेव्स मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहां पर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ गया कि साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल होती है, मीडियम चाहिए, और मीडियम के मतलब मीडियम के होते हुए इनका तरीका ट्रैवल करने का क्या होता है, ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनली। यहां तक बात क्लियर है। देन अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव्स जो होती हैं इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये आप टाइप्स ऑफ वेव वाला जो मेरा टॉपिक है ना, जो वीडियो लेक्चर है वो पढ़ लेगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रॉफ, क्रस्ट एंड ट्रॉफ, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस। पार्टिकल्स करीब आते हैं फिर दूर जाते हैं, फिर करीब आते हैं फिर दूर जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स या साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो ये पॉइंट मैं यहां पर लिखा देता हूं कि साउंड वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। साउंड वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, हालांकि ये बात यहां पर क्लियर हो चुकी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, तो साउंड ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, जैसे कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ट्रफ, या वेव्स जो कि स्ट्रिंग में होती है, स्ट्रिंग आपने खींच के रखा हुआ है
और अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो वेव्स होती हैं ऐसे होती हैं, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती हैं क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें साउंड वेव्स आ जाती हैं, तो साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। और ये कैसे होता है देखिएगा, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड हो, एक सोर्स ऑफ साउंड हम यहाँ बना लेते हैं जैसे तैसे करके, ये आ गया हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड जो कि जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है लाइक दिस, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये ट्रैवल करता है साउंड तो कैसे करता है कि जब ये पार्टिकल्स किसी पॉइंट्स पर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ ये करीब करीब है, और कुछ पॉइंट्स पर कुछ रीजन्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसे कि ये बना रहा हूँ मैं, देखें ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ाई थी ना, तो वहाँ पर ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, देखें अब आप नोट करें कि ये मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जब ये साउंड प्रोपोगेट हो रहा है, जब साउंड पैदा किया जा रहा है, तो इस मीडियम के अंदर दो किस्म के रीजन होंगे, एक वो रीजन होंगे जहां पर जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के करीब होंगे, और एक वो रीजन होगा जहां पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। तो जहां पार्टिकल्स करीब होते हैं उनको हम कंप्रेशंस बोलते हैं, ये कंप्रेशंस हैं, और जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शंस। तो साउंड ऐसे ट्रैवल करता है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो जब मेरा वोकल कोड वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन की वजह से मैं एयर पार्टिकल्स को धक्का दूंगा, पुश करूंगा, तो जब वाइब्रेशन की वजह से पुश मिलेगा तो पार्टिकल्स करीब जाएंगे दूसरे पार्टिकल्स के, फिर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो फिर एनर्जी ट्रांसफर करके वो वापस पीछे आएंगे, फिर वो आगे वाले पार्टिकल्स और आगे जाएंगे, वो पुश करके वापस पीछे आएंगे। तो ऐसा हो रहा होता है कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस रेयरफैक्शन, आगे भी ऐसा होगा कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ऐसे जो है ना वो साउंड ट्रैवल करके जा रहा होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्चुअली ऐसे ट्रैवल करती हैं, कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। और याद रखिएगा कंप्रेशंस जो है वो स्पेस होता है, वो रीजन होता है जहां पर प्रेशर और डेंसिटी हायर होती है, मैक्सिमम होती है, और रेयरफैक्शन वो रीजन्स होते हैं जहां पर प्रेशर और डेंसिटी दोनों के दोनों मिनिमम होते हैं, कम होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या लिखेंगे कि कंप्रेशंस, चेक कर लें नीचे आ रहा है, हाँ, कंप्रेशंस are the regions of maximum pressure and maximum density, जहां कंप्रेशन होगा ना, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब 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 होंगे, वहां पर जो है प्रेशर, नहीं ये नजर नहीं आया तो मैं काम ही करता हूं, इसको नेक्स्ट कॉलम में लिख देता हूं, मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम डेंसिटी, यहां लिख देते हैं मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, तो पता ही चला कि जहां पर कंप्रेशंस होते हैं ना, इस पॉइंट पर जो है वो प्रेशर भी ज्यादा होता है, पार्टिकल्स करीब है, और वहां डेंसिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स करीब आ चुके हैं। और जहां रेयर फैक्शंस होते हैं वहां पर प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम होते हैं। तो कंप्रेशंस आर द रीजंस ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम डेंसिटी, एंड रेयर फैक्शंस आर द रीजन, रेयर फैक्शंस आर द रीजन्स of minimum pressure and minimum density। ठीक है, ये बात तय हो गई, ये बात हमें पता चल गई कि कंप्रेशंस की तरफ जो है वो प्रेशर और डेंसिटी दोनों ज्यादा होते हैं, जबकि रेयर फैक्शंस की तरफ जो प्रेशर और डेंसिटी दोनों के दोनों कम होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा, हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल स्पीड ऑफ साउंड को, साउंड मीडियम में जिस रफ्तार से जाता है उस स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो लेक्चर में। पहली बात याद रखिएगा, देखो अगर मैं सोर्स ऑफ साउंड हूं, मैं साउंड पैदा कर रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं साउंड पैदा कर रहा हूं तो एक दफा जब मैंने बोल दिया तो वो साउंड मुझसे रिलीज हो गया, मैंने उसको प्रोड्यूस कर दिया, अब वो जा चुका है मेरे अंदर से ना। अब उस साउंड की स्पीड को मैं वेरी नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे निकल चुका है। ठीक है,
तो जब अब वो साउंड जो प्रोड्यूस साउंड है जो कि मुझसे रिलीज हो गया, अब वो मीडियम में मौजूद है, मीडियम में से जो है वो प्रोपोगेट करता हुआ जा रहा है, तो उस साउंड की जो स्पीड है ना, वो मुझ पर नहीं, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड पर नहीं, बल्कि उस मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी जिसमें से वो ट्रेवल करके जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ना, वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। पहली बात तो मीडियम होगा तो ट्रेवल करेगा, ये बात पहले मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब मीडियम आ चुका है, अब मीडियम होगा लाजमी, भले वो सॉलिड हो, भले वो लिक्विड हो, भले वो गैसेज हो, मीडियम का होना जरूरी है। तो बताने का मतलब क्या है कि जब एक दफा साउंड सोर्स से निकल चुका होता है, जब वो मीडियम के जरिए ट्रेवल करके जा रहा होता है, तो साउंड की रफ्तार, साउंड की स्पीड डिपेंड करती है उस मीडियम की प्रॉपर्टीज में। और वो जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उन प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे डिपेंड करता है। एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और एक होती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। फिलहाल इस पॉइंट की तरफ बाद में जाते हैं, पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स किस पर, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब आप यूं कह लो कि साउंड की जो वेवलेंथ है और स्पीड है, क्योंकि हम वेवलेंथ का डिस्कस नहीं कर रहे, दो चीजें जो होती हैं जो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। आप चाहे तो वो पॉइंट लिख लीजिएगा, साउंड की वेवलेंथ और साउंड की स्पीड ये डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे, जबकि साउंड की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। जो सोर्स उसको प्रोड्यूस कर रही है ना, वो सोर्स ही सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती है, अदरवाइज मीडियम की प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकती। समझ आई बात? तो जो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है वो दो चीजें हैं, स्पीड ऑफ साउंड जो हमारा टॉपिक भी है, और दूसरा वेवलेंथ। और जो डिपेंड नहीं करता मीडियम की प्रॉपर्टीज पर वो कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। याद रखिएगा, सबसे पहली वो प्रॉपर्टी जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है वो है मीडियम की इलास्टिसिटी। जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसमें साउंड उतनी ज्यादा तेज ट्रैवल करता है, मतलब उसमें स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होता है। और जिस मीडियम की इलास्टिसिटी कम होगी, और उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगा। याद रखिएगा, इलास्टिसिटी मतलब जाहिर सी बात है, इलास्टिसिटी जो है वो ये आपको बताती है, इलास्टिसिटी मतलब ये कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है वो तेज तेज होती है, जल्दी जल्दी होती है। तो अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन तेज तेज जल्दी जल्दी होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड उन पार्टिकल्स के थ्रू तेज आगे बढ़ेगा। तो जैसे गैसेज होती हैं, गैसेज के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके अंदर आपस में जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से गैसेस की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज, सबसे पहले इज नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square root of elasticity of medium। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है, और वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे वो भी लिख के बता देते हैं आपको। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे, देखें, V for speed of sound is directly proportional to the elasticity रेडिकल के अंदर, लाइक दिस। सबसे पहला रिलेशन हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। सो V for speed of sound in air is directly proportional to the square root of the elasticity। जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही तेज हो, यानी कि ज्यादा होगा, और जिस मीडियम की इलास्टिसिटी कम होगी उस मीडियम में साउंड की रफ्तार, साउंड की स्पीड भी कम होगी। ठीक है, जैसे सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है इलास्टिसिटी, फिर लिक्विड्स की होती है, और फिर गैसेस की सबसे कम होती है इलास्टिसिटी। तो इसी वजह से सॉलिड्स में साउंड सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करता है, जबकि गैसेस में साउंड सबसे कम तेज ट्रैवल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। नंबर टू की तरफ जाते हैं, इज, नंबर टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट जाहिर सी बात है ये सारी कंडीशंस को देखने के बाद, ड्राइव करने के बाद आते हैं। ये हम रिलेशंस पढ़, ये हम डायरेक्ट रिजल्ट्स पढ़ रहे होते हैं। इसकी डेरिवेशन जो है ना, ई कैसे आया डायरेक्ट में, या रो कैसे आएगा, डेंसिटी कैसे आएगा, स्क्वायर रूट में कैसे आ गया, ये सारी डेरिवेशंस होती हैं। हम एक्चुअली रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये P नहीं है, दिस इज रो, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। P बनता है, सिंपल सी बात है, ऐसे सीधा सीधा, ये रो का सिंबल होता है। नंबर 2, ये हमारे पास आ गया नंबर 2 रिलेशन। समझ आई बात? तो जनाब, दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है मीडियम की। वो है एक इलास्टिसिटी और दूसरी है डेंसिटी। इलास्टिसिटी के डायरेक्टली और डेंसिटी के इनवर्सली। इलास्टिसिटी ज्यादा, डेंसिटी कम, तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा। इलास्टिसिटी कम, डेंसिटी ज्यादा, तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों रिलेशंस को जब आप कंबाइन करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का एक जनरल फॉर्मूला बनता है, और वो जनरल फॉर्मूला बनता है रेडिकल ई बाय रो। ये फॉर्मूला बनता है जनरल। स्पीड ऑफ साउंड का एक बनता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, दिस इज फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम। अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया इन एनी मीडियम। ये फॉर्मूला जो है वो सॉलिड्स के लिए भी है, लिक्विड्स के लिए भी है, गैसेस के लिए भी है। तो स्पीड ऑफ साउंड जनरली किसी भी मीडियम के अंदर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? रेडिकल इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इलास्टिसिटी के डायरेक्टली और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इन एयर। हमें सॉलिड्स को, हमें लिक्विड्स को डिस्कस नहीं करना, हमें डिस्कस करना है एयर को। तो हमें इस वाले फॉर्मूले को उठाना है, अब इसमें चेंजिंग्स लानी है और इस फॉर्मूले को डिराइव करके स्पेसिफिकली बनाना है। किसके लिए? एयर के लिए। जब तक आप एक काम करें, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सारी बातें नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। तो अभी तक हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बराबर होती है, इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड होल रेडिकल, सिंबॉलिकली ई ओवर रो एंड होल रेडिकल। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारे पास ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है यंग्स मॉडुलस, एक होता है शेयर मॉडुलस, और एक होता है बल्क मॉडुलस, है ना। सॉलिड्स के लिए अलग, यानी कि सॉलिड्स के लिए ई की वैल्यू अलग होती है, ई का जो रिप्लेसमेंट होती है वो यंग्स मॉडुलस होती है। और अगर आपके पास लिक्विड्स हैं और गैसेज हैं तो हम ई को रिप्लेस करते हैं बी से, यानी कि बल्क मॉडुलस के लिए। इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखें, फॉर सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो जनाब सॉलिड्स के लिए जो हमारे पास इलास्टिसिटी है ना, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये बराबर होता है यंग्स मॉडुलस के, याद रखिएगा। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को जनरली लिखना चाहूं सॉलिड्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू कैपिटल Y डिवाइडेड बाय रो। ये बन गया फॉर्मूला फॉर सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी बराबर होती है यंग्स मॉडुलस के। तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया Y ओवर रो के, और यंग्स मॉडुलस जो होता है वो किसके बराबर होता है? वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, है ना। ये बात हम पढ़ चुके हैं। देन मतलब मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। सो E को आप रिप्लेस कर देंगे Y से फॉर सॉलिड्स। और अगर हम बात करते हैं फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, और याद रखिएगा लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए हमारे पास ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बराबर हो जाता है किसके लिए? किसके बराबर हो जाता है? बल्क मॉडुलस के। मतलब अगर मीडियम सॉलिड है तो आपने E की जगह Y रख के सॉल्यूशन करना है, डेरिवेशन करनी है। और अगर हमारे पास जो मीडियम है वो लिक्विड या गैसेस हैं, तो फिर हम इस E की जगह पे B यानी कि बल्क मॉडुलस को रखने के बाद डेरिवेशन करेंगे। और क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? इन एयर, तो जाहिर सी बात है एयर गैसेस की कैटेगरी में आती है, तो एक्चुअली हम इस E की जगह पे B पुट करके मजीद अपनी डेरिवेशन को आगे लेके चलेंगे। तो इसका मतलब हम इस बार ये लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि एयर गैसेस की कैटेगरी में आती है ना। तो एयर के लिए अब अगर जब मैं इस E की जगह पे B पुट करूंगा तो हमारे पास V का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय
रो। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्मूला है। लिक्विड्स या गैसेस के लिए स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला है जो बराबर किसके, रेडिकल बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो बल्क मॉडुलस, यहां पर मैं लिख देता हूं, बी इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और यहां पर जो y आ रहा है, y को आप लिख सकते हैं कि y कौन है यहां पर, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, y यंग्स मॉडुलस है फॉर सॉलिड्स एंड b बल्क मॉडुलस है फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। अच्छा, b का मैं फॉर्मूला बता दूं जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो चैप्टर में आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या सॉलिड्स वाले चैप्टर में आप ये चीजें पढ़ते हैं। जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है किसके, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या इसको कंप्लीट लिखना चाहे तो स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा पी, इसको नीचे लिख देते हैं। जो स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा पी, यानी कि प्रेशर में चेंज आना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये बराबर किसके होता है, डेल्टा वी ओवर कैपिटल वी के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जनाब हमारे पास बल्क मॉडुलस का एक्चुअली फॉर्मूला होता है ये, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन आगे काम आने जा रही है। तो पता ही चला जनरली किसी भी मीडियम में, भले सॉलिड लिक्विड गैसेस कोई से भी हो, फॉर्मूला ये रहेगा ई ओवर रो। लेकिन अगर सॉलिड्स होंगे तो ई की जगह पे y अपॉन रो आ जाएगा। देन अगर हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस होंगी तो इस ई की जगह पे b आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b ओवर रो। यहां तक बात क्लियर है। और जो b है, एक्चुअली b का फॉर्मूला ये होता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर होता है डेल्टा पी के, चेंज इन प्रेशर के, जबकि जो स्ट्रेन है वो बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है जो कि आपको आगे काम आएगा। इसको नोट करके रखेंगे तो आगे जाके इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। समझ आई बात? अच्छा, यहां तक हमें बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ, आगे मजीद इसको लेके चलते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। स्टार्ट किया न्यूटन ने। सबसे पहले इस पोर्शन को, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को उसने जो है वो लेके चला, अपनी एजम्पशंस के थ्रू एक डेरिवेशन करी जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। वो फॉर्मूला पढ़ेंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मूला आने के बाद चेक करेंगे, आपको पता होगा कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें एरर था, और उस एरर को दूर करने वाला साइंटिस्ट था लैपलास। फिर लैपलास की करेक्शन पढ़ेंगे, उसने एरर को किस तरीके से दूर किया और एक सही डेरिवेशन करके आपको एक सही फॉर्मूला दिया जिससे वैल्यू भी सही हमें मिली, किसकी, स्पीड ऑफ साउंड की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूटन के फॉर्मूले से, न्यूटन की डेरिवेशन करते हैं और चेक करते हैं कि उसने फॉर्मूला क्या दिया। फिर उसके बाद चलते हैं लैपलास करेक्शन की तरफ। लेकिन जब तक आप एक काम करें, इन चीजों को नोट करें और फिर मैं स्टार्ट करता हूं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला की डेरिवेशन। तो मैंने देखिए हेडिंग लिखी हुई है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले वही वाली बात, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि जो साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती है मीडियम में, तो मीडियम में कंप्रेशंस भी होते हैं और रेयर फ्रैक्शंस भी होते हैं, फिर कंप्रेशंस होते हैं, फिर रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। ये मतलब कंप्रेशंस वाले पार्ट आगे की तरफ जा रहे होते हैं ना, ऐसे नहीं कि एक ही जगह रहते हुए कंप्रेस, नहीं, कंप्रेशन वाला पार्ट एक्चुअली आगे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, होता क्या है एक्चुअली, न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जो साउंड का प्रोपोगेट करना है, साउंड का आगे बढ़ना है, वो आइसोथर्मली होता है। मतलब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर टेक्स प्लेस आइसोथर्मली। और आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, हमें पता है कि जब कंप्रेशंस होते हैं, जब पार्टिकल्स करीब आते हैं तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पर हीट जनरेट होती है। जब पार्टिकल्स करीब आते हैं ना, तो करीब आने की वजह से उस जगह का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब पार्टिकल्स दूर जाते हैं तो ये कूलिंग प्रोसेस है, तो टेम्परेचर कम होता है, घटता है। लेकिन न्यूटन ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ओवरऑल जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है। पता है क्यों? इसने कहा कि जब कंप्रेशन होता है तो वहां का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वहां की जो हीट जनरेट होती है ना, वो सराउंडिंग में चली जाती है। तो जो एक्स्ट्रा हीट जब सराउंडिंग में चली जाती है तो उसका टेम्परेचर दोबारा उतना ही हो जाता है जितना था। मतलब कंप्रेशन में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया क्योंकि हीट जा चुकी है। और इसी तरीके से जब रेयर फ्रैक्शन होता है, जब पार्टिकल्स दूर जाते हैं, जब वहां कूलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है, तो अगेन सराउंडिंग की हीट एंटर होती है और उस रेयर फ्रैक्शन वाले पोर्शन की जो टेम्परेचर है दोबारा वो इंक्रीज कर देती है, तो अगेन टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जो साउंड ट्रेवल करता है वो कौन से प्रोसेस के जरिए करता है? आइसोथर्मली।
ना कंप्रेशन और ना रेयरफेक्शन, इसमें टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, मतलब हीट एक्सचेंज होती है टू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम ये वाली बात यहां पर लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन एज्यूम, ये कंप्रेशंस हैं, ये रेयरफेक्शंस हैं, ये कंप्रेशंस हैं, अगेन ये रेयरफेक्शन। एज्यूम दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड, propagation of sound takes place isothermally। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो साउंड ट्रेवल करता है एयर में वो आइसोथर्मली करता है, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कंप्रेशन में, कंप्रेशन वाले पोर्शन में जो हीट पैदा होती है, जो टेम्परेचर बढ़ता है वो सराउंडिंग में चला जाता है, तो दोबारा टेम्परेचर कम हो गया, उसका उतना ही हो गया। और जो कूलिंग प्रोसेस, जब रेयरफेक्शन होता है तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो जब कम होता है तो दोबारा सराउंडिंग की हीट एंटर होती है और उसके टेम्परेचर को दोबारा उतना ही कर देती है, तो ओवरऑल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। अच्छा, अब यहां पर बात ये आ रही है कि देखें, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कंप्रेशन इतना स्लो होता है कि उसमें जो पैदा होने वाली हीट होती है उसके पास इतना इनफ टाइम होता है कि उसको वो एस्केप करके सराउंडिंग में चले जाए। सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतना स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कि वो जो हीट जनरेट हो रही होती है या जो हीट की कमी आ रही होती है वो हीट बाहर जा सके और बाहर वाली हीट अंदर आ सके। ये एक स्लो प्रोसेस है। तो मतलब इस बात को यहां पर लिख सकते हैं, इट इज सच अ स्लो प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस स्लो है, ये कंप्रेशन का या रेयरफेक्शन का, मतलब ये इतना स्लोअर रेट से होता है कि हीट के पास इतना टाइम होता है कि वो कंप्रेशन को लीव कर जाए और रेयरफेक्शन में एंटर हो जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं कि इट इज सच अ स्लो प्रोसेस दैट हीट हैज इनफ टाइम टू लीव कंप्रेशन और टू एंटर रेयरफेक्शन। समझ आई बात। जाहिर सी बात है, कंप्रेशन में हीट पैदा होगी तो हीट उसको लीव करेगी ताकि टेम्परेचर दोबारा कम हो जाए और उतना ही हो जाए। और रेयरफेक्शन में क्योंकि कूलिंग प्रोसेस है तो हीट उसमें एंटर होगी ताकि उसका दोबारा टेम्परेचर उतना ही कर दे। तो ओवरऑल ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। बात समझ आई। और हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, और बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास आइसोथर्मल इक्वेशन भी क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअली अपनी डेरिवेशन को, यानी कि ये इसकी एजम्पशंस थी जो न्यूटन ने एज्यूम किया कि हाँ भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस को अब हम यूज करके हम स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, विच विल बी कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो जनाब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को कि आइसोथर्मल इक्वेशन इज गिवन एज। अब आइसोथर्मल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कि जो पीवी होता है वो बराबर किसके होता है, कांस्टेंट के। सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात हमने पढ़ा हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर प्रेशर को बढ़ाना तो वॉल्यूम का कम हो जाना एट या कीपिंग द एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल इक्वेशन एज वेल। सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं कि इफ द प्रेशर, या इसको इफ छोड़ देते हैं, हम इसको कर देते हैं लेट द प्रेशर ऑफ गैस बी चेंज फ्रॉम P to P plus delta P and
volume and its volume be changed from V to V माइनस डेल्टा V। ये बात ये कह रहा है कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, लेट्स सपोज मीडियम के अंदर, तो प्रेशर में भी कोई फर्क नहीं आया, ना वॉल्यूम में कोई फर्क आया, इसका मतलब कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई रेयरफेक्शन नहीं है। लेकिन जब साउंड ट्रेवल करने आई तो कुछ पोर्शन में कंप्रेशन बना, जब कंप्रेशन बनेगा तो प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो जनरली फॉर्मूला होता है डेल्टा पी का, यानी कि चेंज इन प्रेशर का, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसा होता है ना, ये चेंज होने से पहले था और ये चेंज होने के बाद टोटल फाइनल, और ये जो चेंज आया, अगर मैं यहां से पी का फॉर्मूला बनाना चाहूं, सॉरी फाइनल का फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी प्लस डेल्टा पी, ये माइनस कर रहा है यहां पर आके प्लस करेगा, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। तो हमारे पास दो प्रेशर है, एक इनिशियल डिस्टर्बेंस से पहले और एक फाइनल डिस्टर्बेंस के बाद वाला। तो यहां वाला जो होगा ना टोटल प्रेशर, उसको हम कहेंगे ये पी, पी प्राइम फाइनल। तो मैंने इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। अब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कंप्रेशन की बात करेंगे, तो कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। याद रखिएगा इस प्रोडक्ट के अंदर भाई, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होती है। बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है। इसी वजह से यहां पर एक जगह आपको प्लस नजर आ रहा होगा और एक जगह आपको माइनस नजर आ रहा होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा। तो हमने यहां पर इमेजिन किया कि लेट द प्रेशर ऑफ अ गैस बी चेंज फ्रॉम, पहले था P, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया, P प्लस डेल्टा P, यानी कि ओरिजिनल में इनिशियल में चेंज को प्लस कर दो तो आपको फाइनल मिल जाएगा। तो भाई प्रेशर इंक्रीज हो गया फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम चेंज हो गया या डिक्रीज हो गया फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। बात समझ आई? सो दिस इज फॉर द कंप्रेशन पार्ट, क्योंकि कंप्रेशन वाले पार्ट में प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन में देखो P V इज इक्वल टू, अब यहां पर जो P है, हमें पता है कि भाई प्रेशर चेंज हुआ फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, तो इस P की जगह पे हमें क्या पुट करना है, P प्लस डेल्टा P, ये आ गया ब्रैकेट में। और इसी तरीके से वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट करना है, V किसके बराबर हो गया, V माइनस डेल्टा V के, यहां पर आ जाएगा V माइनस डेल्टा V के। बहुत आसान सी बात है। सो प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। अब हमें यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन करना है, डेरिवेशन करना है, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है हमें आता है बेसिक मैथमेटिक्स, उसको अप्लाई करेंगे। और जब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक हमें कुछ ऐसी चीज नजर ना स्टार्ट हो जाए आना जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले इस P को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस डेल्टा P को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स बिगिन द डेरिवेशन। सो भाई PV तो कांस्टेंट रहेगा इधर ना, सेम रहेगा, मतलब सबसे पहले P आ जाएगा V के साथ, तो ये हो जाएगा PV, फिर बीच में आ जाएगा साइन माइनस का, देन P डेल्टा V, P डेल्टा V। अच्छा, अब आप डेल्टा P को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आ गया प्लस डेल्टा P इंटू V, डेल्टा P इंटू V, फिर प्लस माइनस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V, डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ये आपने कर दिया मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स को आपस में। ठीक है, जगह है नीचे हम लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आप सबसे पहले चेक करें कि ये PV यहां पर भी मौजूद है और ये PV यहां पर भी मौजूद है, तो इन दोनों को आप यहां पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ना, बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो PV से PV कैंसिल। अच्छा, एक चीज और, ये P डेल्टा V यहां पर जो है माइनस का है, इस P डेल्टा V को आप यहां पर लेकर आ जाएं, ये प्लस का हो जाएगा। सो ये मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं इसको, ठीक है। आप चाहें तो स्टेप्स को बढ़ा दिएगा, पहले यहाँ पर 0 शो कर दें, या आप ये भी शो कर सकते हैं, ये PV पहले यहाँ प्लस का है, यहाँ पर लाके माइनस करो, फिर माइनस प्लस माइनस कैंसिल करो, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 0 बचा हुआ है लेफ्ट पर, ये माइनस का है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू, और यहां पर कौन है, प्लस को तो छोड़ दो, डेल्टा P V और माइनस का डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो डेल्टा P और डेल्टा V की हम बात करने जा रहे हैं वो ये जो चेंज है ना, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, अगर इनको इंडिविजुअली बात करें तो आप इसको रख सकते हैं, इनको कंसीडर कर सकते हैं। चेंज इन प्रेशर, जो प्रेशर में चेंज आता है ना, वो बहुत माइनर होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, डेसिमल्स के अंदर होती है। तो अगर इंडिविजुअल होता, जैसे यहां पर इंडिविजुअल है, तो आप इसको रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं।
लेकिन डेल्टा पी और डेल्टा वी ये दोनों चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं, मतलब डेसिमल्स के अंदर होते हैं। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर भी बहुत स्मॉल और चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल। तो अगर दोनों स्मॉल वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनका रिजल्ट और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो हम पता है क्या करते हैं, ये वाला फैक्टर इतना स्मॉल होता है, इट इज सच अ स्मॉल वैल्यू कि इसके सब्ट्रैक्शन से या इसके एडिशन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू इतनी स्मॉल होती है। तो सिंस द वैल्यूज ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा वी आर सो स्मॉल, तो आप इस वाली टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इस पॉइंट को लिखवा देता हूं कि सिंस डेल्टा पी एंड डेल्टा वी are so small, hence by neglecting, मैं रीड कर रहा हूं इसको, आप देख लीजिएगा, हो सकता है यहां पर शेड पढ़ रहा हूं। सिंस डेल्टा पी एंड डेल्टा वी चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम ये दोनों बहुत स्मॉल होते हैं, hence by neglecting the term, कौन सी टर्म निग्लेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बस इसको नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को हम डिलीट करने जा रहे हैं। डिलीट कर दो, निग्लेक्ट कर दो, बाकी से भी इसके बराबर बचेगा। तो आपके पास आगे क्या बचेगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी, डेल्टा पी और वी। अच्छा, अब हमें करना क्या है, अब हम किसको मल्टीप्लाई से डिवाइड करें, किसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करें। तो याद करो, शुरू में मैंने आपको एक इक्वेशन याद रखने को बोला था। वो इक्वेशन किसकी थी, बल्क मॉडुलस की। याद करो क्या थी, नोट किया कहीं आप लोगों ने? अगर नोट किया तो जल्दी से चेक करो। बल्क मॉडुलस में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ये स्टार्ट करने से पहले। वो फॉर्मूला पता है क्या था बल्क मॉडुलस का, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। याद करो मैंने लिखवाया था, मैंने आपको कहा था इसको याद रखना, इसका आगे यूजेज है, इसको हम यूज करेंगे आगे। तो भाई बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला था ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, वो आप यहां से बना सकते हैं। ये देखो, ऊपर डेल्टा पी मौजूद है, यहाँ पर डेल्टा वी मौजूद है और वहां पर वी मौजूद है, बन सकता है। तो देखें, अगर मैं इस डेल्टा वी को डिवाइड में ले जाऊं तो ये बनेगा P इज इक्वल टू डेल्टा पी वी और डिवाइड के अंदर आ जाएगा डेल्टा वी, डेल्टा वी मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। और हमें एक बात और पता है, जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा होता है वो नीचे जाके डिवाइड करता है ना। तो ये v ऊपर मल्टीप्लीकेशन से यहां पर आ जाएगा डेल्टा v के डिवाइड के अंदर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। ये बन गया प्रेशर का फॉर्मूला। और हमें पता चला ये जो राइट वाली टर्म है ये तो फॉर्मूला ही बल्क मॉडुलस का है, तो आप चाहें तो इसकी जगह पे b लगा सकते हैं। तो वही हमें करना है। तो ये जो प्रेशर है ये बराबर किसके हो गया, बल्क मॉडुलस के। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि ये वाला फैक्टर बराबर किसके, लिख लो आगे, डेल्टा पी, हालांकि लिखवा चुका हूं मैं आपको, डेल्टा वी ओवर वी, ये किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। समझ आई बात? तो आपको ये पता चला कि अगर न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि साउंड का ट्रैवल करना, प्रोपोगेट करना एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर आ जाती है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस बराबर आ जाता है किसके, प्रेशर के। अब हमें जो फॉर्मूला था ना वो b अपॉन रो वाला, उस b की जगह पे p पुट करना है, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी कैलकुलेशन के जरिए, फॉर्मूले के जरिए जो वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ साउंड की उसको चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बातें लिखी हुई है, डेरिवेशन लिखी हुई है, इसको नोट कर लें जल्दी से। तो अब एक काम ही करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ओवर रो। अब जाहिर सी बात है हम लोगों ने बल्क मॉडुलस की वैल्यू डिवाइड कर ली, किसके बराबर, ड्राइव कर ली, किसके बराबर हो गई, p के। तो अब ये जो b है ना, इस b की जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे। सो v इज इक्वल टू प्रेशर ओवर रो। तो जनाब ये जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है ना, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को, जिसमें प्रेशर ओवर रो है। अब हमें यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज अगर हम पुट करें, प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू एट 1 atm, तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो होती है 1.293। तो जब आप इनकी कांस्टेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है, लिखवा देता हूं मैं आपको। प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ द एयर
कितनी होती है 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी हो गई। जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर तो हमें जो स्पीड ऑफ साउंड मिलेगा वो मिलेगा कुछ करीब करीब 280 मीटर पर सेकंड के। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नियरली इक्वल टू, इसको लिख देते हैं नियरली इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 280 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता चला कि न्यूटन के फॉर्मूले से जो हमें स्पीड ऑफ साउंड मिल रही है वो कितनी मिल रही है 280 मीटर पर सेकंड, विच इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है ना, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो है तकरीबन 332 या 333 मीटर पर सेकंड। और अब आप नोट करें 332 कहां और 280 मीटर पर सेकंड कहां, कितना बड़ा फर्क आ रहा है, ऑलमोस्ट 16% एरर है ये। सो इससे हमें पता चला कि न्यूटन के फॉर्मूले के अंदर एरर था, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आई वो गलत थी। तो मैं यहां पर इस बात को लिखवा दूं, इसको आप लिख लीजिएगा कि देयर इज एन एरर, या इसको यहां लिख लेते हैं विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब ये जो वैल्यू है ये गलत है, इनकरेक्ट है। द एक्चुअल या द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, the experimental value of speed of sound in air at 0 degree Celsius is 333 मीटर पर सेकंड, 332 333 मीटर पर सेकंड जो भी है, ठीक है। याद रखिएगा इस वाले फॉर्मूले के अंदर एरर था जिसकी वजह से वैल्यू गलत आई। जब वैल्यू गलत आई तो जरूरत पड़ी इस वाले फॉर्मूले को या इस एजम्पशन को करेक्ट करने की, जो कि न्यूटन ने एज्यूम किया था। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया था कि जो साउंड ट्रैवल करता है मीडियम के अंदर वो कैसे करता है, आइसोथर्मली। कंप्रेशन हो, रेयरफैक्शन हो, टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो इसने स्टार्ट किया था वो यहां से स्टार्ट किया था। ये आइसोथर्मल इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेरिवेशन करी, डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आया उसमें एरर आ गया, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है एक्चुअल उससे कई जो गुना तो नहीं कह सकते इसको, मतलब जो है वैल्यू बहुत स्मॉल आई, जो एक्चुअल है उससे बहुत कम आई 280 मीटर पर सेकंड। अब हम चलते हैं इसकी करेक्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं लैप्लेस करेक्शन। नोट इट डाउन। चलते हैं एरर को दूर करने की तरफ, और जिसको हम कहते हैं लैप्लेस करेक्शन। इस साइंटिस्ट ने जो है जो न्यूटन के फॉर्मूले के अंदर एरर था उसको दूर किया। न्यूटन ने एज्यूम किया था आइसोथर्मल प्रोसेस है, जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो आइसोथर्मली करता है। इसने कहा नहीं, जो साउंड एक्चुअली ट्रैवल करता है वो करता है एडियाबेटिकली, मतलब कंप्रेशंस हो तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब रेयरफैक्शंस हो तो वहां का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन ये इतने रैपिड होते हैं, इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिलता। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू जीरो होता है ना, एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहां पर है। तो इसने एज्यूम क्या किया कि साउंड की जो प्रोपोगेशन होती है वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं क्या कि he assumed that propagation of sound takes place adiabatically। ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। मतलब कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस रेयरफैक्शन, ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है जिसमें हीट को एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कंप्रेशंस वाले पोर्शन में टेम्परेचर बढ़ता है और रेयरफैक्शन वाले प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कम होता है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर इस बात को आप लिख सकते हैं कि इट इज a rapid process in which there is no time for heat exchange। ठीक है, इतना टाइम हीट के पास होता ही नहीं है कि कंप्रेशन हो तो वो सराउंडिंग में चले जाए हीट, या रेयरफैक्शन हो तो सराउंडिंग की हीट आ जाए। ये इतना रैपिड प्रोसेस होता है कि हीट के ट्रांसफर के पास टाइम नहीं होता। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, और जब डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो आप ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हो सर जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो जब हम बोल रहे होते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा होता? वो भाई ये टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना, ये एक तो पहली बात बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, दूसरी बात इतना ज्यादा चेंज नहीं आता टेम्परेचर के अंदर। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़कर कोई 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या मतलब आप जब कान मतलब सुन रहे हो तो आपको एकदम से जब साउंड सुनाई दे तो वहां पर एकदम से आपको महसूस हो कि गर्म हो गया मेरा कान। ऐसा नहीं होता। पहली बात, टेम्परेचर में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, बहुत स्मॉल चेंज होता है, और दूसरी बात ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। यहां तक बात क्लियर है? तो पता ये चला कि न्यूटन के मुताबिक आइसोथर्मल प्रोसेस के जरिए साउंड ट्रेवल करता है, और लैप्लास के मुताबिक एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए ट्रेवल कर रहा होता है, जब जो कि सही कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, फॉर एडियाबेटिक की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक इक्वेशन, जैसे हमने न्यूटन की एजम्पशन के मुताबिक जो उसने आइसोथर्मल का कहा था, तो आइसोथर्मल इक्वेशन से हमने स्टार्ट की थी डेरिवेशन, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिराइव किया, तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर आया था? पी के बराबर आया था। अब जब ये एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहा है, तो अब हमें जो स्टार्ट करनी पड़ेगी डेरिवेशन, वो कहां से करनी पड़ेगी? फ्रॉम एडियाबेटिक इक्वेशन। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है P इंटू वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होती है एडियाबेटिक इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट वॉल्यूम के ऊपर पावर लगी हुई है गामा। और यहां पर जो गामा होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, ये रेशो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर जो गामा है, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है। देखें यहां पर अगर मैं इसको हम क्या देते हैं फिलहाल, चलो ये मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पर साइड में, कि गामा जो होता है एक्चुअली वो रेशो होता है Cp ओवर Cv का। ठीक है, Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो बराबर होता है कांस्टेंट के, जिसको हम कहते हैं क्या? गामा। चले अब आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने जब वहां डेरिवेशन की थी, तो आपको याद है प्रेशर हमारा P से इंक्रीज होके P प्लस डेल्टा P हो गया था फॉर कंप्रेशन, और वॉल्यूम हमारा V से कम होके V माइनस डेल्टा V हो गया था। सेम हमें यहां पर भी अप्लाई करना है भाई, कंडीशन तो वही है ना, सेम। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है, तो वही वाली बात, प्रेशर विल इंक्रीज फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा V एंड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। सेम कंडीशन को हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम पावर गामा बराबर किसको हो जाएगा? प्रेशर बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होकर V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। लेकिन आप नोट कर लें कि V के ऊपर पावर गामा है, तो यहां पर ब्रैकेट के ऊपर पावर गामा रहेगी। सो प्रेशर has increased from P to P plus delta P and volume has decreased from V to V minus delta V। प्रेशर का बढ़ना तो वॉल्यूम का ऑटोमेटिकली कम हो जाना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अब वही वाली बात हम दोबारा से जो है वो PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, हमें दोबारा क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन करने से पहले अगर आप नोट करें तो आपको यहां पर एक पावर नजर आ रही है, सबसे पहले आपको इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहां पर पावर स्क्वायर होती, मतलब पावर 2 होती, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। अगर पावर 3 होती तो हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहां पर पावर गामा है। अब अगर पावर गामा हो तो गामा का मतलब होता है एक्चुअली पावर n है, तो यहां पर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो फॉर्म होती है ना जनरल, एक्चुअली वो होती है यहां पर a माइनस बी या a प्लस बी नहीं होता, बल्कि वो होता है 1 माइनस करके, मतलब इस तरीके से होती है 1 माइनस एक्स और पावर आप लगा दें n, ऐसे करके। समझ आई बात? इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए इसको आप सॉल्व करते हैं, 1 माइनस एक्स पावर n। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा लेंथी होता है, और क्योंकि हमारे पास दोनों इस लेवल के ऊपर, क्लास 11 के लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा होता है ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा होता, तो इस वजह से डेरिवेशन का ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाता है, वो डेरिवेशन में इंक्लूड होता ही नहीं है, तो जो कि हम भी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आपको एक बात मैं बता दूंगा, उसको आप याद रखिएगा, तो डेरिवेशन के अंदर आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं, यहां पर v है, v की जगह पे 1 होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस v को कॉमन निकालना है बाहर। जब इस v को आप कॉमन निकालेंगे बाहर, तो देखें p प्लस डेल्टा p, ये तो सेम रहेगा। v को जब आप कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आप बताएं क्या बचना चाहिए? देखो मैथमेटिक्स, a प्लस b, a प्लस b, अगर मैं इधर से a कॉमन निकालना चाहूं
तो a तो कॉमन आ जाएगा, a की जगह पे a है तो ये कॉमन आ जाएगा। जब a कॉमन आएगा तो यहां पर 1 बचेगा, लेकिन यहां पर तो a था ही नहीं। जब a नहीं होता ना तो उस जगह पे डिवाइड में a आ जाता है, लाइक दिस, ये बनेगा। तो इसका मतलब आपने इस ब्रैकेट से a को बाहर निकाला तो आंसर विल बी 1 प्लस बी अपॉन ए। अब जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट से तो दोबारा ये बन जाएगा, देखो a आ जाएगा यहां पर और a यहां पर आएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बन जाएगा। समझ आई बात? तो यहां से आपने v कॉमन निकाला तो v की जगह पे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस। अब डेल्टा v के साथ तो v तो था ही नहीं, जब जिसके साथ नहीं होता कॉमन फैक्टर तो वो उसके डिवाइड में आ जाता है, तो ये बनेगा डेल्टा v ओवर v और होल ब्रैकेट के साथ आ गया पावर गामा। समझ आई बात? तो आपने क्या किया, यहां से v को कॉमन निकाला। अब v को कॉमन निकालने के बाद इसको हम सॉल्व करें अगर, तो देखें सबसे पहली बात v, अच्छा v पावर गामा है ना, सॉरी, कॉमन आप निकालेंगे तो पावर क्योंकि सबके ऊपर है तो विदाउट पावर आप कॉमन नहीं निकाल सकते, पावर तो सब पर है ना। तो क्योंकि आप इसको अंदर से बाहर लेकर गए तो ये गामा इसके ऊपर भी था तो इसके ऊपर पावर आएगी v गामा। तो देखें v गामा v पावर गामा कैंसिल, उधर भी है और इधर भी मौजूद है, वहां क्या बचा सिर्फ p इज इक्वल टू ब्रैकेट में कौन है p प्लस डेल्टा p। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊं जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे, आपने कुछ नहीं करना होता। ये जो गामा है ना, इस गामा को माइनस के बाद वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में लिखना होता है बस। मतलब इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स पावर n, तो ये बनेगा 1 माइनस एन एक्स, बस इतना सा सॉल्यूशन है। बाकी जो टर्म्स होती है ना वो सारी निगलेक्ट होती हैं। तो हमारे पास इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन तो ये सब कुछ सेम रहेगा, 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी भी सेम रहेगा, सिर्फ जो पावर थी ना वो आ जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर। ये देखें n पावर यानी पावर थी ये मल्टीप्लाई के अंदर आ गई, मतलब इसका सॉल्यूशन ये हो गया। तो अब देखें इसको कैसे लिखेंगे आप, 1 माइनस गामा डेल्टा वी ओवर वी, ये आ गया ब्रैकेट लाइक दिस। समझ आई बात? तो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि आपको कंप्लीट नहीं बताया गया, एक दो बातें आपको बताई गई जो कि आपकी फिलहाल काम की है, तो आपने ये याद रख लेनी है। ठीक है, ये वाहिद एक ऐसा स्टेप होगा जो कि आपने सिर्फ याद रखना है, बाकी हर स्टेप का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सिवाय इसके क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशन वाला पार्ट आपके पास इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा ही नहीं होता, तो यहां पर इंक्लूड इस वजह से नहीं किया गया। तो जनाब आगे चलते हैं। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, p को पूरे ब्रैकेट से और डेल्टा p को अगेन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर p बचा हुआ है इज इक्वल टू p वन जा p प्लस ये p पूरे टर्म के साथ आ जाएगा ओके, p इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, देन प्लस अब आपने डेल्टा p को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा p इंटू 1, ये डेल्टा p प्लस माइनस माइनस, अब ये डेल्टा p इसके साथ भी आएगा, तो गामा डेल्टा p डेल्टा v ओवर कैपिटल V। आपने दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके भाई, आपको नजर आ रहा है कि डेल्टा p से p यहां पर सिंपल कैंसिल हो चुका है, और ये वाला जो फैक्टर है, कौन सा वाला, ये वाला फैक्टर, सॉरी ये माइनस का था ना, p को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का है, ये आ जाएगा माइनस। ये वाला फैक्टर देखें, ये नेगेटिव है यहां पर, ये पूरा फैक्टर यहां पर नेगेटिव है और यहां पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो गामा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू, यहां पर बचा हुआ है सिर्फ डेल्टा p और साथ में माइनस गामा डेल्टा p डेल्टा v और ओवर v, ये रिड्यूस टू दिस इक्वेशन। सबसे पहले ये कैंसिल हो गए, ये माइनस का था प्लस माइनस माइनस का था, ये पूरा फैक्टर यहाँ माइनस का था यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया, बाकी डेल्टा p एज इट इज मौजूद है और ये माइनस के बाद ये वाले टर्म एज इट इज मौजूद है। याद करो हमने न्यूटन फॉर्मूले के अंदर एक ऐसी टर्म को निग्लेक्ट किया था जिसमें डेल्टा p और डेल्टा v आपस में मल्टीप्लीकेशन में थे, डेल्टा p भी स्मॉल डेल्टा v भी स्मॉल। जब ये दोनों वैल्यूज स्मॉल है तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये पूरी टर्म को और ज्यादा स्मॉल कर देती है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरी टर्म को निग्लेक्ट करने जा रहे हैं, तो दिस टर्म इज निग्लेक्टेड। तो जब आप इस टर्म को लिखने रहा, अगर आप चाहो तो आप खुद लिख लेना कि सिंस, जैसे मैंने पहले कहा था ना, आप लिख सकते हो कि सिंस द वैल्यूज ऑफ डेल्टा p एंड डेल्टा v आर वेरी स्मॉल
हेंस बाय निग्लेक्टिंग द टर्म्स जिसमें डेल्टा पी और डेल्टा वी दोनों आ रहे हैं, तो आप इन दोनों टर्म्स को निग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, गामा पी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी। और याद करें आपको दोबारा से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बनाना है, आपको बी की जगह पे कुछ फैक्टर्स चाहिए तो आपने वही करना है। तो ये देखें पी ये रहेगा डेल्टा वी मल्टीप्लाई से डिवाइड में, मतलब आप ये सोचो कि पूरा फैक्टर, ये देखें ये पूरा फैक्टर, ये पूरा फैक्टर आपको नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई से एज इट इज डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको डिवाइड में अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, गामा पी यही रहेगा इज इक्वल टू डेल्टा पी ऊपर रहेगा और अपॉन में कौन आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट यानी कि डेल्टा वी ओवर वी, ये हो गया गामा पी का। बल्कि नहीं इसको बॉक्स में नहीं कर रहे क्योंकि अभी जो है ये इसकी जगह पे हमें बल्क मॉडुलस रखना है। याद करें भाई ये किसकी वैल्यू है, दोबारा से दूसरी दफा आ गई ये वैल्यू, बल्कि तीसरी दफा, एक दफा बताया फिर एक दफा पहली दफा हमने यूज किया न्यूटन्स फॉर्मूले के अंदर और अब दूसरी दफा हम यूज करने जा रहे हैं लैप्लास करेक्शन के अंदर। तो भाई ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो इस राइट साइड पर कौन आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। तो देखें ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, गामा पी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। तो भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस बराबर होता है गामा पी के, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस बराबर होता है सिर्फ पी के। दिस वाज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू असम्पशंस। न्यूटन के असम्पशन के मुताबिक, आइसोथर्मल असम्पशन के मुताबिक बल्क मॉडुलस बराबर आ रहा था सिर्फ पी के, जब हमने वैल्यूज पुट करी तो वैल्यू गलत आ गई थी। और एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए या लैप्लास असम्पशन के जरिए जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर आ रहा है, गामा पी के। सिर्फ यहां पर गामा की मिसिंग थी जिसकी वजह से फॉर्मूला गलत आया और वैल्यू गलत आई। अब हमें क्या करना है, वही वाली बात, जो एक्चुअल फॉर्मूला था बी ओवर रो वाला, उस बी की जगह पे हमें ये पुट करना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले एक काम ही करें, ये नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे, डेरिवेशन को नोट कर लें। तो जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया बल्क मॉडुलस वाला जो कि बराबर जो आया गामा पी के, अब इस बल्क मॉडुलस वाले फॉर्मूले को हमें पुट करना है जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला था गैसेस वाला, और वो फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू बी ओवर डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। अब जैसे हमने न्यूटन के फॉर्मूले के अंदर जो उसने फॉर्मूला ड्राइव किया था b की जगह पे p, तो आपने p पुट किया था, और हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए जो ड्राइव किया तो b किसके बराबर आया, गामा p के। तो अब आप इस बार b की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, गामा p। सो v इज इक्वल टू गामा p ओवर रो। नाउ दिस इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन, it is called Laplace correction. Laplace correction, ठीक है, और जो कि हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला भी है, ये करेक्ट फॉर्मूला भी यही है। जब आप यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट करते हैं, गामा की वैल्यू फॉर एयर हमारे पास 1.41 होती है, प्रेशर की वैल्यू जो है वही मैंने आपको लिखवाई थी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स, और फिर डेंसिटी की वैल्यू वही 1.293। जब आप इन सारी वैल्यूज को, कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड उतना ही मिलता है जितना हमारे पास एक्सपेरिमेंटल होता है, 332 या 333 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन गामा की वैल्यू हमारे पास होती है 1.41, कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता, सॉरी रेशो है, इसका यूनिट नहीं होता। और डेंसिटी की वैल्यू वही 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको जो स्पीड ऑफ साउंड मिलेगा इस वाले फॉर्मूले से वो मिलेगा 332 मीटर पर सेकेंड, विच वॉज एग्जैक्टली द सेम जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी होती है स्पीड ऑफ साउंड की। बात समझ आई, सिर्फ एक फर्क था, वो क्या था, गामा का। न्यूटन फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किए, एक हमने न्यूटन का फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि पी ओवर रो है, और एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया जो कि है गामा पी ओवर रो है। तो ये वाला फॉर्मूला कहलाता है न्यूटन्स फॉर्मूला जिसमें एरर था, और ये वाला फॉर्मूला कहलाता है लैप्लास करेक्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट था। इसमें इससे निकाली गई वैल्यू एग्जैक्टली वही थी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है स्पीड ऑफ साउंड की। अच्छा, देन हमारे पास एक और छोटी सा डेरिवेशन है जिसके बाद आपको यही स्पीड ऑफ साउंड वाला फॉर्मूला चेंज होकर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसको हम लेट्स सपोज कोई भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, भाई मैंने इक्वेशंस कही थी पीछे 1 2 3 4 जो भी है, आप इसको लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं।
जो भी था। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आपने जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग कैसे आएगी? अच्छा, अब हम दोबारा से एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं छोटी सी। वो क्या है? फॉर एन आइडियल गैस, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और टी का मतलब टेम्परेचर होता है ना। अच्छा, पी वी को पी वी ही रहने दें, इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पढ़ते हो ना आप लोग, केमिस्ट्री के अंदर भी ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और बाकी मल्टीप्लाई के अंदर आर और टी एज इट इज मौजूद है। अच्छा, अब हम क्या करना है? हमें अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। सो पी इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिखेंगे वॉल्यूम को डिवाइड में? m डिवाइडेड बाय v, बाकी r t डिवाइडेड बाय कैपिटल M। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। वॉल्यूम मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर आ गए, बाकी हर चीज अपनी जगह मौजूद है। ये तीनों ऊपर मल्टीप्लाई में, और मास, मोलर मास आ गया नीचे डिवाइड के अंदर। अच्छा, इसको इसके साथ लिखने का एक वजह है। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेंसिटी के बराबर होता है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेंसिटी के बराबर होता है। इसको लिखने की वजह यही थी इसके नीचे ना। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगा। सो कैपिटल P इज इक्वल टू डेंसिटी, बाकी आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और ये डेंसिटी यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगी। सो प्रेशर ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी ओवर M। समझ आई बात? अब आप नोट करें, इस इक्वेशन 4 में जहां पर P अपॉन रो है, यानी कि P अपॉन रो, ये पूरा रेशो बराबर है इसके, आर टी अपॉन एम के। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी अपॉन रो इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप इस पी अपॉन रो की जगह पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा? गामा अपनी जगह पे रहेगा, गामा के साथ क्या आ जाएगा? आर टी अपॉन एम, और ये सब के सब रेडिकल में ही रहेंगे। सो हम यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं? पुट द वैल्यू ऑफ पी ओवर रो इन इक्वेशन नंबर 4। तो जनाब वी वी रहेगा लेफ्ट पर, स्पीड ऑफ साउंड तो वी रहेगा, इज इक्वल टू, बाकी रेडिकल के अंदर गामा गामा रहेगा, और इस पी अपॉन रो की जगह पे क्या आ जाएगा? आर टी ओवर कैपिटल एम, और ये सब के सब रेडिकल में। ये बन गया हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला ये है स्पीड ऑफ साउंड का जो हम यूज करते हैं, और एक फॉर्मूला ये है जो हम यूज करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के लिए। अगेन वही वाली बात, गामा की वैल्यू पुट करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पुट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पुट करेंगे, और मोलर मास हमारे पास जो गैस का होता है एयर का, वो पुट करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हमें जो स्पीड ऑफ साउंड मिलेगा वो एग्जैक्टली यही मिलेगा, विच इज 332 मीटर पर सेकेंड या 333 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। समझ आई बात? तो वही वाली बात, गामा कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, लिख लो इस बात को यहाँ पर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी फॉर टेम्परेचर है, टी फॉर टेम्परेचर है, कैपिटल एम का मतलब जो है वो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ द गैस। तो जनाब ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, एक है प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में, और एक है हमारे पास टेम्परेचर की फॉर्म में। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन थी, डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टॉपिक में अभी एक पार्ट और है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। मतलब वो फैक्टर्स जो कि स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट डालते हो, स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ा सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड को कम कर सकते हो, उन इफेक्ट्स को हमें डिस्कस करना है, जिसमें प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है ना, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी होता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें लाजमी डिस्कस करना होता है। इन फैक्टर्स को डिस्कस किए बगैर स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज वाला जो टॉपिक था इसके अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ें डिस्कस करनी थी। स्पीड ऑफ साउंड की जो है वो किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, न्यूटन्स फार्मूला की डेरिवेशन क्या होती है, न्यूटन्स का फार्मूला क्या होता है, लैप्लास करेक्शन की डेरिवेशन क्या है, लैप्लास फार्मूला क्या होता है। तो हमने ये जो डेरिवेशंस थी, ये तीनों दो डेरिवेशंस जो है वो इन तीन पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर ली है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो कि स्पीड ऑफ साउंड के बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, और साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का कॉन्सेप्ट है क्या, अलॉन्ग विद इट्स टोटल डेरिवेशंस। हमने सारी डेरिवेशंस को भी आज डिस्कस कर लिया है। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई परेशानी या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था अगर, तो आज से पहले
वो आज की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लेक्चर के अंदर। उसमें हम इस साउंड वेव्स की जो है स्पीड ऑफ साउंड के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ये कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।